द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग वट पीपल से यू कैन नॉट डू। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वो चीज़ करने में मज़ा है जिसको लेकर लोग आपसे कहते हैं कि ये तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप लोग भी इस तरीके की क्रिटिसिज्म या आलोचना झेलते होंगे। और बार बार खासकर जो मतलब कहते हैं ना कि जो इस तरीके के आपके रिश्तेदार वगैरह हों जिनके साथ आपके संबंध बहुत बेहतर ना हो, ठीक है, वो आप समझ ही रहे होंगे। मैं किसी रिश्ते का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर उसमें होता है, ठीक है, कि बाहर से दिखाने के लिए वो बहुत अच्छा अच्छा आपको दिखाएंगे, बट अंदर ही अंदर उनकी फीलिंग ये होती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करनी है और उन्हीं को ये दिखाना है कि हमसे ज़रूर हो पाएगा, और एक ना एक दिन हम इस चीज़ को करके ज़रूर दिखाएंगे और अपनी जो मंजिल है, जो अपना लक्ष्य है, उसको ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि जो अगर आपसे कहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ठीक है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में ना पड़ें, बस अपनी मेहनत करते रहें और एक दिन उसको दिखा दें कि जो हमसे कहता था कि तुमसे ना हो पाएगा वो हमने कर दिखाया है। चलिए, इसी के साथ आज के हम लोग सेशन पर बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2024 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस आईना सीरीज़ का सेशन रहेगा और इसमें हम लोग बात करेंगे आज कुछ आर्टिकल्स की। और हालांकि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स तो नहीं है, एक दो आर्टिकल्स ही आज भी हमें डिस्कस करने हैं। तो क्या रहेंगे वो हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो ये कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल वाला चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो 5 अगस्त के दिन बंद हो जाएगा। तो जिसको भी कुछ पुराने बैकलॉग्स वगैरह अपने कंप्लीट करने हैं, वो अगर कम है तो वो कर ले इन पिछले कुछ दिनों में। और अदरवाइज़ अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग है और आप एक दो दिन 3-4 दिन में उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन वॉज कि आप जो आपको ये 60% ऑफ दिया जा रहा है, इस 60% ऑफ में आप लोग कोर्स को ख़रीद लें और फिर उसके थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब 5 तारीख को ये वैसे जनरली बंद होना था, बट कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे को रिक्वेस्ट किया, हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा बहुत हमारा बच रहा है। किसी ने कहा कि सर हमारा 2 दिन का वीडियो बचा है, किसी ने कहा कि सर 5 दिन का बचा है, किसी ने कहा 10 दिन का बचा है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि ठीक है, चलो इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम 2 दिन के लिए जो हमारा चैनल बंद करने का प्लान था उसको 2 दिन के लिए डिले करते हैं। और अब वो चैनल जो है वो 7 जून को, यानी कि आज 6 तारीख है, सॉरी 7 अगस्त को, आज 6 तारीख है, आज और कल 2 दिन आप लोगों के लिए वो चैनल अभी भी एज इट इज़ जैसा था, सारा का सारा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल वो रखा गया है। और अब 7 तारीख तक ये जो ऑफ़र है ये भी वैलिड है। अगर अभी भी आप अपना बैकलॉग कल तक यानी कि 7 तारीख तक कवर कर सकते हैं तो कंप्लीट कर लें, कोई इशू नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, बैकलॉग कवर नहीं हो पाएगा, तो फिर ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि 60% ऑफ के साथ या 60% डिस्काउंट के साथ आप जिस भी कोर्स में चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। आईना 60 कोड का यूज़ करें और कोर्स परचेज़ कर लें। उसके बाद फिर आप जब भी चाहें जिस भी पेस में चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी अदरवाइज़ क्या है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, अगर किसी के 10-15 वीडियोज़ का बैकलॉग है, तो वो कवर कर पाना आसान नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ देखेंगे उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप अगर अगर आपने किसी कोर्स वगैरह में एनरोल नहीं किया हुआ है तो आप नोट्स भी बनाएंगे, है ना, फिर तो आपको नोट्स भी खुद ही बनाने हैं वीडियोस देख के, तो इतना सारा काम कैसे हो पाएगा। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लें, अगर ज़्यादा है आपके बैकलॉग तो कोर्स में एनरोल कर लें, फिर उसके बाद अपने हिसाब से पेस में पढ़ते रहें। ठीक है, और नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ नोट्स कोर्स में मिली जाती है, उससे भी आप लोग डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखिएगा कि 2 दिन के लिए हम लोगों ने चैनल को डिलीट करने का जो प्लान है उसको डिले किया है। और अब ये चैनल का डिलीशन कब होगा? 7 तारीख को। ठीक है, यानी कि कल। और इसके बाद आपको कोई एक्सटेंशन इसमें नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप इस तरीके की रिक्वेस्ट हमसे मत कीजिएगा कि सर इसको और आगे बढ़ा दें। ठीक है, ऑलरेडी 2 दिन हम लोगों ने बढ़ाया है और इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इस बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। आज एक ही मेन मुद्दा है जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। हसीना फॉल्स, प्लीज़ एन आर्मी टेक्स ढाका। ठीक है, ये
मामला है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से मैंने आपको पहले भी बताया था कि बांग्लादेश में जो है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो छात्रों का आंदोलन था, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, वो चल रहा था। और हर दिन बीतने के साथ साथ वो प्रोटेस्ट या आंदोलन जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। तो उसी का यहाँ पर असर ये देखने को मिला है कि जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना, शेख हसीना, उन्होंने यहाँ पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और वो वहाँ से भाग गई हैं। ठीक है, मतलब बांग्लादेश छोड़ के वो भाग गई हैं और बांग्लादेश छोड़ के वो पहले इंडिया आई हैं। ठीक है, इंडिया में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से वो यूके यानी कि लंदन जो है वो चली जाएंगी। और फ़िलहाल के लिए आर्मी ने जो है वो टेक ओवर कर लिया है ढाका में, यानी कि फ़िलहाल वहाँ पर आर्मी रूल लगा हुआ है। और आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पर फिर एक अंतरिम सरकार बनेगी, है ना। और वैसे तो खैर मतलब एक बात तो ये वाली है, जो ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वाला है, दूसरा इनके ऊपर कई तरीके के आरोप और भी लगते रहे हैं। ठीक है ना, चुनावों में मतलब एक तरीके से जो इनका अथॉरिटेरियन रिजीम था पिछले 15 सालों से, जिस तरीके से ये राज कर रही थी, इनका एक अथॉरिटेरियन रिजीम वहाँ पर चल रहा था। चुनावों को लेकर भी अभी हाल ही में वहाँ पर आई थिंक जनवरी के आसपास वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे थे कि किस तरीके से अपोजिशन ने उन चुनावों को जो है वो बहिष्कार उन चुनावों का किया था, उन चुनावों को बहिष्कार किया था। और किस तरीके से अराउंड 90% से ज़्यादा वोट्स इनको मिले थे और किस तरीके से चुनावों में गड़बड़ियाँ, रिगिंग वगैरह इन्होंने की। तो इस तरीके के आरोप भी इनके ऊपर लगते रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब इनका यहाँ पर जो दौर था इतने लंबे समय का, वो ख़त्म हो गया। और इनकी जो सरकार या जो इनकी पार्टी थी, वो 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, उसमें भी इन्हीं की पार्टी जो है अवामी लीग, उसका रोल था। और उसी रोल को देखते हुए जो वहाँ पर सरकारी कोटा अनाउंस किया गया था, गवर्नमेंट जॉब्स में जो कोटा अनाउंस किया गया था, कि वो कोटा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस समय बेसिकली जो वो वॉर वगैरह हुई थी, उसमें जो उन पार्टीज़ के मतलब उस वॉर वगैरह में जो वॉर वेटरन्स वगैरह थे उनको, तो उसमें ये देखा जा रहा था, मतलब एक तरीके से उस कोटे का क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा था कि वो एक तरीके से उस पार्टी का, जो आवामी लीग पार्टी थी, उसका बेसिकली वो उसके सपोर्टर्स के लिए वो कोटा था, इसीलिए स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि उस कोटे को 2018 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली अभी इसी साल जून के महीने में उस कोटा को वापस से वहाँ की जो कोर्ट है उसने लागू कर दिया, तो उसके बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट बढ़ा था। ये हालांकि मैंने आपको ये पूरा प्रोटेस्ट वगैरह का इशू पहले भी बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, और इसी को लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल भी है। बीच में पेज में कोई खास आर्टिकल नहीं है जिसको हमें कवर करना हो, तो हम इसको बड़े आराम से स्किप कर सकते हैं। मैं आपको सीधा एक्सप्लेन पेज पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर एक आर्टिकल है और उसी के अंदर दो आर्टिकल्स, दो हेडिंग में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है इंडिया एंड हसीना द 50 ईयर ओल्ड बॉन्ड। ठीक है, भारत और शेख हसीना और 50 साल पुराना जो ये संबंध है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और दो हेडिंग्स में बात की जाएगी। ठीक है, पहली हेडिंग रहेगी कि इंडिया हेल्प लिबरेट बांग्लादेश। ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और फॉर्मर पीएम लेंट हैंड इन टेरर फाइट। फॉर्मर पीएम मतलब हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस तरीके की टेरर फाइट में अपना हेल्प किया था इनको। ठीक है, एक तो हम लोग ये बात करेंगे और दूसरा जो है वो किस तरीके से जो हमारा ट्रेड वगैरह को लेकर जो संबंध हैं या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टाइज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर हम लोग इस वाले आर्टिकल पर आएँ तो इसमें लिखा है कि इंडिया हेल्प लिबरेट बांग्लादेश एंड फॉर्मर पीएम लेंट हैंड इन टेरर फाइट। देखो, अब यहाँ पर शुरुआत तो वही की गई है मंडे यानी कि कल के दिन। शेख हसीना और इनकी जो बहन है दैट इज़ शेख रेहाना, ये दिल्ली में लैंड करती हैं। ऐसा क्यों इनको करना पड़ा? क्योंकि वहाँ की जो जुबिलियंट क्राउड है, ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा उल्लास से भरी हुई जो वहाँ की क्राउड है, दैट थ्रॉन्ग द स्ट्रीट्स, उन्होंने ढाका की स्ट्रीट्स में एक तरीके से पूरे वो स्ट्रीट्स को उन्होंने भर दिया
और दे रोम्ड द रूम्स एंड ग्राउंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस, और वो प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गए, ठीक है। एंड द आर्मी डिक्लेयर्ड इट वाज टेकिंग चार्ज ऑफ द कंट्री, मतलब एक तरीके से देश में पूरी अफरा तफरी हो गई, प्रधानमंत्री वहाँ से भाग गई और आर्मी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो देश का जो चार्ज है वो संभाल रहे हैं। 1975 में ये जो दोनों बहनें थी, इन्होंने शरण ली थी भारत में। जब जो सोल्जर्स थे उन्होंने इनके फादर को, दैट इज शेख मुजीबुर रहमान को, इनके परिवार के 7 लोगों के साथ मार दिया था, जिसमें मुजीब उर रहमान के 10 साल का एक लड़का जिसका नाम था रसल, जिसका नाम एक ब्रिटिश फिलोसोफर बैट्रांड रसल के नाम पर रखा गया था, उनको मारा था। तो इन दोनों बहनों ने भारत में जो है उस समय भी शरण ली थी, और हसीना जो है वो एस्केप कर पाई थी बिकॉज उस समय वो अपने हस्बैंड और रेहाना के साथ जर्मनी में थी, इसलिए वो वहाँ से बच पाई थी। अदरवाइज़ हो सकता है कि उनको भी उसी समय मार दिया जाता। अब आर्मी इन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी रही है उसमें समय समय पर, उसका जो इतिहास रहा है उसमें समय समय पर मिलिट्री का इंटरवेंशन या मिलिट्री का दखल देखने को मिलता है। आर्मी ने अपॉइंट किया था चीफ जस्टिस अबू सादत मोहम्मद सायम को एज अ प्रेसिडेंट इन नवंबर 1975, और उस समय जो कंट्री है वो मिलिट्री जनता के द्वारा रूल की जाती थी। 1977 में जनरल जियाउर रहमान वो प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन उनका असैसिनेशन, उनकी हत्या हो जाती है 1981 में, और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी या उनके जो सक्सेसर हैं दैट इज़ अब्दुल सत्तार, उनको भी इसी तरीके के तख्ता पलट में 1982 में हटा दिया जाता है। उसके बाद आर्मी चीफ HM इरशाद वो कंट्रोल लेते हैं, लेकिन मास अनरेस्ट होता है और 1990 में उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है। इसके बाद सिविल गवर्नमेंट्स आती हैं खालिदा जिया की, दैट इज़ जो ये जनरल जियाउर रहमान थे उनकी वीडो यानी कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी सरकार आती है 1991 से लेकर 1996 और 2001 से लेकर 2006 के बीच में, और शेख हसीना की सरकार आती है बीच में, जो ये 96 से लेकर 2001 का पीरियड था उसमें। तो ये सरकारें यहाँ पर बीच में आई। पहले यहाँ पर कुछ समय तक मिलिट्री का इस तरीके से रूल चलता रहा, और इन बिटवीन और इसके बीच में भी 1996 में भी एक बार तख्ता पलट करने का प्रयास वहाँ पर किया गया। अब फॉलोइंग दी वाइड स्प्रेड अनरेस्ट एट द एंड ऑफ खालिदास टर्म इन 2006, यानी कि 2006 में जब खालिदा जिया का टर्म खत्म होता है तो उसके बाद भी वहाँ पर इस तरीके का बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहता है। तो मिलिट्री जो है वो प्रेसिडेंट से कहती है कि आप यहाँ पर जो है वो आपातकाल या इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दें, और एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर जनवरी 2007 से लेकर दिसंबर 2008 के बीच में रहती है। इसके बाद शेख हसीना जो है वो पावर में आती हैं 2008 में, और वो ये शी मेड श्योर दैट द आर्मी रिटर्न टू द बैरक्स, यानी कि आर्मी की पावर को थोड़ा सा कम करने का वो प्रयास करती हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के मिलिट्री इंटरवेंशंस या मिलिट्री के दखल देने का जो स्कोप है उसको थोड़ा सा कम किया थ्रू लीगल लूप होल्स, और ये रीअफर्म किया कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बांग्लादेश का संविधान है उसमें सेक्युलर प्रिंसिपल्स हैं, उसको इन्होंने और ज़्यादा मजबूत किया। अब इसके बाद हसीनास की जो गुडविल है या इनकी जो अच्छाई है, लेकिन उसको लेकर हम बात करें तो हसीना का जो रिजीम है यानी कि जो शेख हसीना का जो दौर रहा है उसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक तौर पर एक स्थिरता और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देश की हुई है। इंडिया वॉज वन ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ अ रिटर्न एंड अ बेनिफैक्टर एज वेल, यानी कि इनके सत्ता में लौटने से भारत को फ़ायदा भी हुआ है और भारत ने इन देश को फ़ायदा भी पहुंचाया है। 2009 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस जो है वो इनको दी। इट हेल्प्ड दैट हसीना हैड ग्रेट डीप पर्सनल टाइज विद द गांधी फैमिली। इंदिरा गांधी हैड प्लेड अ पिविटल रोल इन द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। और वैसे भी गांधी फैमिली के साथ तो इनके अच्छे संबंध थे ही थे, और इंदिरा गांधी ने जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान से। और हसीना के जो पर्सनल रेपो हैं, मतलब जो उनकी पर्सनल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो संबंध हैं सोनिया गांधी एज वेल एज राहुल और प्रियंका गांधी के साथ, वो एविडेंट होते हैं व्हेन शी विजिटेड इंडिया इन जून। अभी जब वो जून के महीने में भारत आई थी तो अगर आपने हो सकता है कि उस तरीके के कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे हों कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी उनके घर में जाके मिली थी, ठीक है। तो इनका जो है गांधी परिवार के साथ इनके संबंध पहले से ही बेहतर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो इनके लोकल गार्डियन के रूप में एक्ट करते थे
जब मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद ये दिल्ली के पंडारा रोड में रहा करती थी। मुखर्जी की जो वाइफ थी दैट इज सुब्रा इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड हसीना एज अ रिलेटिव। तो वो ये कहती थी, प्रणब मुखर्जी की वाइफ सुब्रा, कि ये जो शेख हसीना है ये उनकी रिलेटिव हैं। और कई दशकों के बाद हसीना वुड अटेंड बोथ देयर फ्यूनरल्स, और कई दशकों के बाद जब ये दोनों मर गए, इनकी डेथ हो गई, तो हसीना ने इन दोनों का जो फ्यूनरल था उसको भी अटेंड किया था। अब ये जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्पैक्ट ऑन हसीना एंड शी डेवलप्ड अ डीप ग्रेटिट्यूड फॉर द इंडियन लीडरशिप एंड इट्स पीपल। ठीक है, अब जो इस तरीके के सारे एक्सपीरियंस रहे, इसका इनके ऊपर एक ऐसा अमिट छाप छूट गई इनके ऊपर, और भारत की जो लीडरशिप है उसको लेकर इनके मन में एक बहुत गहरा ग्रेटिट्यूड आया, और यहाँ के लोगों को लेकर, ठीक है, इनको बाई पार्टीजन सपोर्ट मिला है भारत में। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से ही इनको सपोर्ट मिला। जैसे मैंने बताया कि गांधी परिवार के साथ इनके संबंध अच्छे थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से इनको सपोर्ट मिला है। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उसके बाद भी भारत के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो द कोर कंसर्न्स ऑफ फाइटिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म and countering terrorism was the strategic glue that bound successive Indian governments with Hasina's regime। क्योंकि इनका एक ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, है ना, कि जो मतलब टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर, या अपने देश से जो इस तरीके के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैलाने वाली जो घटनाएं होती थी कि उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी। तो उसकी वजह से ये इनके संबंध मतलब हमारे साथ जो है वो इसीलिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। और ये जो बाई पार्टीजन सपोर्ट मिला, तो द आउटस्टैंडिंग मैरीटाइम बाउंड्री इशू वाज रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो जो बहुत लंबे समय से एक मैरीटाइम बाउंड्री इशू चल रहा था वो भी रिजॉल्व हो गया, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स भी हो गए, है ना, कई सारे हमने जो अपने एनक्लेव्स थे वो इनको दे दिए, इन्होंने हमें दे दिए, तो उस तरीके से ये चीज़ें भी सेटल हो गई। और बांग्लादेश की इकनॉमी जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगी, और इंडिया एक्सटेंडेड इट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लाइंस ऑफ क्रेडिट। तो भारत ने इनको लाइंस ऑफ क्रेडिट के रूप में कई बिलियन डॉलर्स पैसा भी दिया, और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स को भी सपोर्ट किया। अब भारत का एटीट्यूड अगर हम इसमें बात करें, तो शेख हसीना जब चुनाव के बाद एक चुनाव जीतती गई 2013, 2018, 2024 में, तो शी फेस द क्वेश्चंस ऑफ लेजिटिमेसी एंड एलिज्ड रिगिंग स्पेशली फ्रॉम द यूएस एंड द वेस्ट। तो इनके ऊपर फिर सवाल उठने शुरू हुए कि क्या यहाँ पर जो चुनाव हैं बांग्लादेश में, क्या वो लीगल तरीके से हो रहे हैं, और इनके ऊपर ये भी आरोप लगने लगे कि ये चुनावों में कुछ रिगिंग या गड़बड़ियाँ कर रही हैं। स्पेशली इस तरीके के आरोप यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से लगने लगे। बट शी कुड बैंक ऑन इंडिया फॉर फुल फ्लेज्ड एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड सपोर्ट। लेकिन इनको पता था कि ये भारत के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर कर सकती हैं, कि भारत इनको पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड और बिना कोई सवाल पूछे हुए सपोर्ट करेगा। अब दिस सपोर्ट वॉज फाउंडेड ऑन इंडियाज़ experience during the BNP Jamaat rule in 2001 and 6 when anti-India terror groups operated with impunity from Bangladeshi soil। अब देखो, भारत इनको सपोर्ट क्यों करता था? भले ही भारत को ये पता भी हो कि यहाँ पर इस तरीके की थोड़ा सा इलेक्शन रिगिंग वगैरह हो रही है ना, या कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत इनको सपोर्ट क्यों करता रहा? उसके पीछे रीज़न ये है कि 2001 से लेकर 2006 के बीच में जब यहाँ पर एनबीपी जमात रूल था, तो उस समय कई सारे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे बांग्लादेश की ज़मीन से। और जब उसके बाद शेख हसीना वापस सत्ता में आई, तो उन्होंने इन सारे के सारे टेरर ग्रुप्स को जो है वो यहाँ से मतलब इनका खात्मा कर दिया, इंक्लूडिंग दिस जमात इस्लामी बांग्लादेश। ठीक है, एंड शी एक्सटेंडेड हर क्रैकडाउन टू द मेन अपोजिशन बीएनपी एज वेल, and the war tribunal hanged Jamaat leaders for 1971 war crimes, jailed BNP leaders Khalida Jia for alleged corruption and jailed hundreds of opposition leaders and activists। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के जो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स थे उन्हीं के ऊपर जो है वो अपना धावा नहीं बोला, बल्कि जो अपोजिशन पार्टीज़ या उसके जो लीडर्स थे उनके ऊपर भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ की हैं। एज इंडिया लुक्ड द अदर वे फॉर इट्स ओन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक रीजन्स, Hasina's crackdown extended to the dissenting voices in civil society and media as well। अब भारत ने अगर
एज इंडिया लुक्ड द अदर वे फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस, तो हसीनाज क्रैकडाउन एक्सटेंडेड टू द डिसेंटिंग वॉइस। तो बेसिकली मतलब वही है कि इन्होंने एक तरीके से वहाँ की जो सिविल सोसाइटी में जो इनके खिलाफ आवाज़ें उठती थी या जो मीडिया में इनके खिलाफ आवाज़ें उठती थी, तो उनको भी दबाने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है। एज शी लैंडेड इन इंडिया ऑन मंडे, ये मंडे को यहाँ कल मैंने बताया कि इंडिया में लैंड हुई हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ से लंदन जाएंगी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल इनसे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में मिले हैं, और न्यू दिल्ली विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स इंश्योरिंग हर सेफ्टी इवन एज इट इज़ लाइकली टू फेस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू रिजीम इन ढाका अबाउट गिविंग रिफ्यूज टू एन अनपॉपुलर लीडर। ठीक है, भारत को थोड़ा सा काम इस बारे में करना होगा कि इनकी सुरक्षा को इंश्योर करना होगा। हालांकि इससे भारत जो है वो आगे जाके इस तरीके के सवालों में घिर सकता है कि जो वहाँ की नई सरकार आएगी, कि आपने क्यों एक ऐसे अनपॉपुलर लीडर को, ठीक है, आपने शरण दी, इस तरीके के सवाल उठ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल भारत इनकी सुरक्षा को लेकर मतलब सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेगा। फॉर न्यू दिल्ली, हसीना विल ऑलवेज बी द लीडर हु हेल्प्ड मेक इट्स ईस्टर्न बॉर्डर्स क्वाइट एंड स्टेबल। तो दिल्ली के लिए शेख हसीना हमेशा एक ऐसी लीडर रहेंगी जिन्होंने मदद की है भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो भारत का पूर्वी बॉर्डर या पूर्वी जो सीमा है, वहाँ पर शांति और स्टेबिलिटी लाने का काम इन्होंने किया है। अब देखो, इसमें अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो न्यू दिल्ली हैज़ इट्स डिप्लोमेटिक टास्क कट आउट गोइंग फॉरवर्ड। इट शंड द बीएपी एंड जमात फॉर द पास्ट डिकेड एंड हाफ, चूजिंग हसीनाज आवामी लीग एज इट्स फेवर्ड पार्टी इन बांग्लादेश। तो इंडिया ने कभी भी वहाँ की जो ये बीएनपी पार्टी है, जो जमात है, इसको कभी भी मतलब पिछले लगभग 1.5 दशक से जब से ये शेख हसीना का राज रहा है, तो कभी भी उनको फेवर नहीं किया। ठीक है, और हमेशा अपनी पार्टी जो फेवर्ड पार्टी है वो ये शेख हसीना की आवामी लीग को ही माना है। आपको अगर याद हो, और अगर आप हमारे साथ उस समय से जुड़े हों जब बांग्लादेश में चुनाव होने थे, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि इंडिया ये चाहता है, ठीक है, हालांकि उस समय भी चांसेस तो थी कि यही जीतेंगी, बट उस समय भी मैंने ये बताया था कि इंडिया ये चाहता है कि बांग्लादेश में जो चुनाव हो उसमें शेख हसीना ही जीते। ठीक है, क्योंकि उसके जो फ़ायदे थे वो मैंने वहाँ पर भी आपको गिनाए थे। अब ड्यूरिंग दीज ईयर्स द बांग्लादेशी अपोजिशन व्यूड इंडिया एज बैकिंग हसीना एंड द वेस्ट एज बीइंग ऑन देयर साइड। तो अब इतने सालों में बांग्लादेश का जो विपक्ष है वो हमेशा ये देखता रहा है कि भारत ने जो है वो हसीना को सपोर्ट किया है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ हैं। अब देर इज़ अ रियल रिस्क ऑफ ब्लो बैक फ्रॉम द बांग्लादेशी पीपल एज वेल। वट एटीट्यूड द न्यू पावर सेंटर्स इन ढाका, सम ऑफ whom विल कैरी पास्ट ग्रजेस टेक टूवर्ड्स इंडिया विल बी क्रिटिकल। ठीक है, अब वहाँ के लोग भी किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं भारत के प्रति, और जो नई सरकार वहाँ पर आएगी है ना, वो भी किस तरीके का रुख रखेगी भारत के प्रति, ये देखने वाली बात रहेगी। द चैलेंजेस एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द अर्ली बीएनपी जमात एयर्स कुड वेल रीसरफेस। ठीक है, जो इस तरीके की चुनौतियाँ थी बीएनपी जमात एयर्स के शुरुआती सालों में, जो उनका राज था, जो रूल था, वो चैलेंजेस फिर से आ सकते हैं। मतलब वही उस तरीके के जो एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर फिर से पनप सकते हैं, और भारत जो है वो एक और फ्रंट नहीं खोल सकता, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ एलओसी में है ना, वहाँ पर हमारी चल ही रही है अब इश्यूज़, और अभी पिछले कुछ समय से वैसे भी वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, पाकिस्तान की तरफ से, और जम्मू तक ये आतंकवादी पहुँच चुके हैं। और दूसरा जो है वो हमारा लद्दाख के तरफ है ना, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ जो ये चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके साथ भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। म्यांमार बॉर्डर वैसे भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में वो अनरेस्ट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसलिए इंडिया एक और ऐसा फ्रंट नहीं खोल सकता कि बांग्लादेश के साथ भी इस तरीके की लड़ाई वगैरह जो है वो चालू हो जाए। तो द आर्मी चीफ जो है विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड न्यू दिल्ली हैज़ हैड रोबस्ट लिंक्स विद द बांग्लादेशी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू द कॉमन थ्रेट्स फ्रॉम टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो इसमें लिखा गया है कि जो आर्मी के चीफ हैं, यानी कि भारत के जो आर्मी के चीफ हैं, वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, और भारत के जो लिंक्स हैं, जो संबंध हैं बांग्लादेश के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि जो थ्रेट्स हैं, जो खतरे हैं टेररिज्म के और एक्सट्रीमिज़म के, ये दोनों देशों के लिए रहे हैं। और इस तरीके के जो ये टाइज रहे हैं दैट माइट कम इन हैंडी नाउ एज एंटी इंडिया एलिमेंट्स टेक चार्ज, क्योंकि वही एंटी इंडिया एलिमेंट जो है वो अब वहाँ पर सत्ता में आएंगे।
ठीक है, वही जो खालिदा जिया वाली पार्टी है, उसी के पार्टी के अब वहाँ पर सरकार बनेगी और वो एक तरीके से एंटी इंडिया मानी जाती है। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए कि पूरा का पूरा यहाँ पर क्या इशू है, किस तरीके से अभी तक संबंध रहे हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात होगी हसीना एग्जिट में हर्ट ट्रेड इंफ्रा लिंक्स बिटवीन ढाका एंड दिल्ली, कि शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड यानी कि व्यापार और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिंक्स थे उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो बांग्लादेश हैज़ बीन अ की एलाई टू इंडिया सिंस शेख हसीना केम टू पावर इन 2009। तो 2009 में जब से शेख हसीना जो है वो पावर में आई हैं, सत्ता में आई हैं, तो बांग्लादेश जो है वो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण एलाई या सहयोगी रहा है। ठीक है, एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप को इन्होंने इरेडिकेट किया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि बांग्लादेश के सेफ हेवंस में से काम कर रहा था और वहाँ पर ग्रेटर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल टाइज बनाए हैं दोनों देशों के बीच में। हसीना का जो टेन्योर था हैज़ सीन अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन दिल्ली एंड ढाका। तो इनका जो कार्यकाल था उस दौरान भारत और ढाका के बीच में यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस हैं, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन अब इनके जाने से ये सब चीज़ों पर असर पड़ सकता है। जो ग्रोइंग ट्रेड टाइज थे यानी कि जो हमारे बढ़ते हुए व्यापारिक संबंध थे उनके ऊपर असर पड़ सकता है। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं और साथ ही साथ जो पोटेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच में, वो भी अब रुक सकती है। अगर हम दोनों देशों के बीच के व्यापार की बात करें तो ट्रेड के टर्म्स में बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एशिया में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एशिया में तो सबसे बड़ा चाइना ही है, इंडिया का भी। लेकिन अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा पार्टनर था, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पार्टनर था, सेकंड बिगेस्ट पार्टनर था इन एशिया आफ्टर चाइना। ठीक है, तो मतलब एशिया के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तो इंडिया का भी ये सेकंड बिगेस्ट ही होगा, क्योंकि इंडिया का भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है एशिया में, तो चाइना ही है ना। लेकिन अगर आप सब कॉन्टिनेंट में बात करो तो बांग्लादेश बिकम्स दी इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, और अगर आप बांग्लादेश के टर्म्स में बात करो तो बांग्लादेश के लिए भारत जो है वो एशिया में सेकंड बिगेस्ट पार्टनर है देन आफ्टर चाइना। इन दोनों देशों के बीच का जो टोटल बायलैटरल ट्रेड था 2023-24 में ये लगभग $13 बिलियन के आसपास था। ठीक, बांग्लादेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कॉटन का। भारत की जो कॉटन या कपास है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश है। भारत का जो टोटल कॉटन एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 34.9% या 35% के आसपास जो है वो बांग्लादेश जाता है, जिसका अमाउंट लगभग $2.4 बिलियन के आसपास है 2023-24 में। इसके बाद कुछ और मेजर इंडियन एक्सपोर्ट्स जो बांग्लादेश को जाते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और सीरियल्स। और बांग्लादेश से हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो है रेडीमेड गारमेंट्स, जिसकी अमाउंट 2023-24 में $391 मिलियन है। और रीसेंट ईयर्स में बांग्लादेश जो है वो एक टेक्सटाइल्स के लिए एक मेजर ग्लोबल हब भी बन गया है। अक्टूबर 2023 में यानी कि पिछले साल भारत और बांग्लादेश ने जो है वो FTA को लेकर यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन जो है वो शुरू किए ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड इन ढाका। और अगर FTA हो जाता दोनों देशों के बीच में तो इससे होता क्या कि जो दोनों देशों के बीच में जो गुड्स का, जो सामान का ट्रेड होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ या तो कम हो जाती या पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाती। और साथ ही साथ जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो भी थोड़ा सा आसान हो जाते, ताकि आने वाले समय में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है वो और बेहतर हो सकता था, उसको बढ़ावा मिल सकता था। अब 2012 का एक वर्किंग पेपर है जिसको वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया, उसमें ये कहा गया कि अगर फुल FTA होता गुड्स को लेकर तो इससे बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो 182% बढ़ जाता। और अगर पार्शियल FTA होता है ना, फुल FTA का मतलब है कि मतलब कस्टम्स वगैरह पूरी तरीके से ख़त्म, और पार्शियल FTA का मतलब है कि उसमें कुछ रिडक्शन होता। तो पार्शियल अगर FTA होता तो इसमें 134% ट्रेड जो है वो मतलब बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भारत में बढ़ता। हाउएवर एन FTA accompanied with improved transport infrastructure and better connectivity
कुड सी बांग्लादेश एक्सपोर्ट राइज टू 297%। अगर एफटीए के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और कनेक्टिविटी अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में बेहतर होती तो इससे बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है वो 297% तक बढ़ सकता था। एंड इंडिया टू वुड हैव सीन एन इंक्रीज टू इट्स एक्सपोर्ट बाय एज मच एज 172% इन दिस सिनारियो। और इस स्थिति में भारत का जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश में वो भी 172% तक बढ़ सकता था। अगर एक सफल एफटीए होता तो ये सब्सटेंशियली एक्सपेंड करता बांग्लादेश की मार्केट की रीच को और इंडियंस को एक एक्सेस देता टू मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लेकिन अब ये अनक्लियर है कि इफ़ एंड हाउ एन एफटीए प्लान वुड प्रोसीड अंडर द इंटरिम बांग्लादेशी गवर्नमेंट और द डिस्पेंसेशन टू फॉलो। लेकिन अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में जो वहाँ की अंतरिम सरकार बनेगी या जो उसके बाद की फुल टाइम गवर्नमेंट बनेगी उसमें किस तरीके से ये एफटीए वगैरह होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों या संबंधों के बीच का एक ग्रोइंग पार्ट रहे हैं। इंडिया ने 3 लाइंस ऑफ क्रेडिट मतलब एक तरीके से इनको पैसा वगैरह दिया बांग्लादेश को 2016 से $8 बिलियन का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेल, शिपिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नवंबर 2023 में 2 जॉइंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इनॉग्रेट किए गए। एक था अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और दूसरा था खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। इसमें जो सबसे लेटेस्ट था दैट इज़ अखौरा अगरतला लिंक। ये एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है फ्रॉम मेनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अदरवाइज मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए रास्ता क्या है, वो जो चिकन स्नैक वाला रास्ता है वहाँ से होके, ठीक है ना, चिकन स्नैक वाले रास्ते से होके। अगर आपको इधर कोलकाता की तरफ से मतलब बंगाल का जो रीजन है वहाँ से अगर आपको सीधे नॉर्थ ईस्ट जाना है तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैं आपको भी दिखा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। दिस वाज द 6th क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन बिटवीन द कंट्रीज। और इससे अगर आप कोलकाता से अगरतला के बीच के ट्रैवल टाइम की बात करें ट्रेन से तो जो अदरवाइज़ 31 घंटे का हुआ करता था वो 10 घंटे का रह जाता, ठीक है। और इससे टूरिज़्म भी बढ़ता, पर्यटन भी बढ़ता, व्यापार भी बढ़ता, लोगों का एक्सचेंज भी बढ़ता दोनों देशों के बीच में। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं इससे भारत की जो एक्सेस है टू द नॉर्थ ईस्ट उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको मैंने बताया कि भारत के मेनलैंड के साथ ये जो नैरो चिकन स्नैक वाला रीजन है जो कि अपने सबसे पतले एरिया में 22 किलोमीटर चौड़ा है उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश और आसाम के थ्रू के बीच में जो है। और ये मैं आपको भी दिखा दूंगा मैप में। इसके बाद आगे लिखा है कि रेलवे के अलावा करेंटली जो है वो 5 बस रूट्स जो हैं वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं, जिसमें कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी से ढाका के बीच की बसेज हैं। 2023 में दोनों देशों ने ये भी एग्री किया था कि ऑपरेशनलाइज किया जाएगा द एग्रीमेंट फॉर द यूसेज ऑफ चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट्स टू ईज द मूवमेंट ऑफ कार्गो बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्ट। कि मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कार्गो के मूवमेंट को और आसान बनाने के लिए चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स का यूज़ भी किया जाएगा। लेकिन अब वो चीज़ें भी फ़िलहाल सब अधर में अटक गई और क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है अब, ठीक है। तो आई होप ये बातें आप समझ गए। चलो मैं थोड़ा सा फिर एक काम करता हूँ कि आपको मैप में ले चलता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। थोड़ा सा मतलब जो मैंने आपको रीजन्स बताया है होप आप समझ तो गए होंगे वैसे, बट फिर भी अगर हम उसको देख लें देखो ये दिख रहा है, कुछ है दिख रहा है, क्लियर है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इतने में ही दिखाऊंगा क्योंकि अदरवाइज़ नहीं दिखेगा फिर सारी चीज़ें। देखो ये आपका कोलकाता है, दिस इज़ कोलकाता, ठीक है, ये कोलकाता है। अब कोलकाता से अगर आपको जाना है अगरतला, ठीक है, अगरतला आपका ये है, दिस इज़ अगरतला, ये त्रिपुरा है, दिस इज़ अगरतला, ठीक। अब अगर आपको अगरतला जाना है और बीच में यहाँ पर बांग्लादेश है, ये पूरा का पूरा जो है ये अगर मैं ऐसे एक रफ बॉर्डर सा बना दूँ
ऐसे, ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है। अब अगर आपको कोलकाता से अगरतला जाना है और बीच में अगर आप बांग्लादेश के थ्रू नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? फिर आपके पास रास्ता यही वाला बचेगा, है ना, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो बीच का यहाँ पर इन्होंने बात बनाई, वो जो अखौरा वाली जो रेलवे लाइन है, उसके थ्रू आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, तो उससे टाइम बचता है। और दूसरा जो यहाँ पर ये जो पतला सा रीजन है, ठीक है, ये पहली बात आप समझ गए। दूसरा जो यहाँ पर ये पतला सा रीजन है, यहाँ पर आपको सिलीगुड़ी दिख रहा है। अब बात वही है ना कि दिख कितना रहा है आपको। देखो ये आपको यहाँ पर सिलीगुड़ी अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं मार्क करता हूँ, ये है सिलीगुड़ी, दिख रहा है अब, ठीक है। अब ये वाला रीजन आपको यहाँ पर बिहार दिख रहा है, और इधर से अगर आप चलें तो ये आपको साइड से बंगाल दिख रहा है। ये जो नीचे यहाँ पर मैंने आपको कोलकाता दिखाया था, वहाँ से पूरा बंगाल है। अब अगर आपको यहाँ से इधर जाना है, ठीक है, ये आपका बंगाल है, और यहाँ से अगर आपको इधर मेघालय और असम में जाना है तो कैसे जाएंगे? आपके पास यही वाला एक रास्ता बचता है, ठीक है, इसी को बेसिकली बोला जाता है चिकन स्नैक, ठीक है। ये पतला सा एक रास्ता बचता है अगर बांग्लादेश का आप, क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू अगर आप ट्रैवल अगर नहीं हो पाया आने वाले समय में, तो अगर यहाँ की सरकार जो है वो ज़्यादा हॉस्टाइल हो गई इंडिया को लेकर, तो फिर हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आई होप समझ गए आप बात। अच्छा, एक यहाँ पर और सवाल है, इसका जवाब चलो आप मुझे बताना कि विद हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया डज बांग्लादेश शेयर इट्स बॉर्डर, कि भारत के कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी सीमाएं साझा करता है, ठीक है, कितने राज्यों के साथ, और वो कौन कौन से हैं, उन राज्यों का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो सवाल आई थिंक क्लियर है कि विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज बांग्लादेश शेयर इट्स लैंड बॉर्डर, कितने देशों के साथ, सॉरी कितने भारतीय राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी लैंड बॉर्डर को साझा करता है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितनों के साथ करता है और कौन कौन से उनके नाम भी बताइएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो बाकी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया, और आई होप ये जो इशू मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी वाला, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज़, अच्छा इसमें मैं अगर आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मिल जाए तो, थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जिसमें कुछ दिखाई दे। इसमें कुछ दिख रहा है? ये इसमें कुछ दिख रहा है? ठीक है, देखो ये बांग्लादेश है, मैंने आपको बताया कि अगर आपको बांग्लादेश, सॉरी ये कोलकाता है, कोलकाता से अगर आपको अगरतला जाना है तो नॉर्मल रास्ता तो फिर यही वाला बनेगा, ठीक है, अगर बांग्लादेश के थ्रू नहीं जाना चाहते तो। और अगर बांग्लादेश के थ्रू जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये जो अखौरा से रेलवे लाइन बनाई गई है, अखौरा अगरतला के बीच में, तो यहाँ से आप सीधे इधर जाएं और फिर यहाँ से आप इधर जा सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए टाइम कम हो रहा है। और दूसरा ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी के नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये पतला सा रीजन है, ठीक है, ये जो पतला सा रीजन है जो मेन लैंड इंडिया को कनेक्ट करता है विद द नॉर्थ ईस्ट, इसी को कहा जाता है चिकन स्नैक। और अगर बांग्लादेश के साथ ये लैंड रूट हमारा प्रभावित होता है तो डेफिनेटली हमारी जो कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ सकता है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आप ये चीज़ को ये मैप देख के भी समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यही आर्टिकल थे, और आज के पूरे न्यूज़पेपर में इशू भी यही है, तो इसलिए फिर हम लोग सेशन को भी इतना ही रखते हैं, ठीक है। छोटा सेशन रहा लेकिन आई थिंक इफ़ेक्टिव रहा होगा, ठीक है। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो हमने चैनल को डिलीट करने का प्लान बनाया है करंट अफेयर्स ओकुल वाले, है ना, वो अब 2 दिन बाद होगा, यानी कि 7 तारीख को होगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्या तो अपने बैकलॉग्स बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लें। जिन लोगों ने भी हमसे कहा कि सर बैकलॉग्स बचा हुआ है, तो 2 दिन की हमने उन्हीं की रिक्वेस्ट को सुनते हुए, उन्हीं की रिक्वेस्ट को मानते हुए 2 दिन का एक्सटेंशन दिया है। तो या तो आप अपना बैकलॉग 2 दिन में कवर कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा पैसों के चक्कर में आप जल्दबाजी ना करें, ठीक है।
थोड़ा सा पैसों के चक्कर में जल्दबाजी ना करें। 60% ऑफ पर आप ये कोर्सेज खरीद लें और अपने पेस पर पढ़ें आराम से, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी का अगर 1-2 दिन का ही बचा है वो आप आराम से कर सकते हो तो इट इज़ ओके, बट अगर किसी का बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो बेटर है कि कोर्स ले लो और उसमें आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो, और बाकी जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम में फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की पीडीएफ आपको 12 महीने के रेट्स पर मिल रही है 680 रुपीज़ में। अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तो 12 महीने की पीडीएफ आपको 9 महीने के रेट्स पर मिल रही है एट ओनली 510 रुपीज़। इंग्लिश में ये सारी की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। 8 महीने की पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो 6 महीने के रेट्स में आपको मिल रही हैं ओनली एट 345 रुपीज़। 4 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हो तो 3 महीने के रेट्स में मिल रही हैं ओनली एट 175 रुपीज़। और अगर आप मंथली पीडीएफ लेना चाहते हो एट लेस देन ₹2 पर डे ओनली एट 59 रुपीज़, तो ये भी आपको मिल रही है, ठीक है। जून की ऑलरेडी लॉन्च है, जुलाई की भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगी। सारे के सारे पीडीएफ जो हैं वो इंग्लिश में है, और अगर आप इनमें से किसी भी पीडीएफ को एनरोल करना चाहते हैं तो सारे के सारे पीडीएफ नोट्स हमारे ऐप और वेबसाइट में पीडीएफ नोट सेक्शन में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप इनको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे बाकी कोर्सेज़ वगैरह हैं वो भी सब लिस्टेड हैं, अगर आप उनमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों के साथ, आप लोगों के सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। और सभी लोग, मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं, प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाएं और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, जो भी आपको अमाउंट ठीक लगता हो, सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशंस के दम पर ही, आपके कंट्रीब्यूशंस के बेसिस पर ही ये सेशंस जो हैं वो आगे चलेंगे। अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आना बंद हो गया तो लिटरली ये मान के चलिए कि फिर ये सेशंस भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही और आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये चैनल चलेगा और इस पर जो कंटेंट पोस्ट होगा वो चलेगा। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपना सपोर्ट आप लोग ज़रूर बनाए रखें, कंट्रीब्यूशंस करते रहें, और सभी लोग जो यूट्यूब पर एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहें, सो दैट कि हमारा भी काम चलता रहेगा और इसी तरीके से यूट्यूब पर ये सेशंस भी रेगुलरली चलते रहेंगे। तो इस QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग करें। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और वहाँ पर अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी इस तरीके के हमारे जो आईना सीरीज़ के कोर्स हैं, अगस्त महीने का कोर्स भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ऑलरेडी लॉन्च्ड है। इसी तरीके के मंथली कोर्सेज 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। एंड देन वी हैव कोर्सेज जो लास्ट ईयर के हैं, उनमें भी अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के हमारे पास 12 महीने की एक PDF नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में, ओनली एट 499 रुपीज़। इंग्लिश में ये PDFs हैं, अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें, ये मेरी आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और इस रिक्वेस्ट की सिंसियरिटी को, इस रिक्वेस्ट की जो सीरियसनेस है उसको आप लोग ज़रूर समझिएगा। चलिए, तो आज का सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी सवाल आपसे पूछे गए उनका जवाब भी ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना कंट्रीब्यूशन भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। करंट अफेयर्स ओकुल भी आप उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या एक QR कोड है जो मैं आपको हर वीडियो के एंड में दिखाता हूँ। अब ये बंद हो गया, मैं इसको दोबारा खोलूँगा तो अदरवाइज़ अगेन इट विल टेक 2 मिनट्स, तो मैं नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें भी आप जाके वो QR कोड है, उसके थ्रू भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हाईलाइटेड आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।